हाँ जी, so welcome guys. This is Sanitya Semal, a CA finalist, and I am recording this video for class 12 accounts. स्पेशली फॉर सीबीएसई। भाई देखो, मैं सीबीएसई वालों के लिए ही इसको बना रहा हूँ। हालांकि आईसीएसई वाले भी इसे देखना चाहे देख सकते हैं, भाई मर्जी है, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो देख सकते हो। बट आईसीएसई वालों के लिए आई एम गोना मेक another वीडियो ऑफ फुल अकाउंट सिलेबस, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखो भाई, मुझे पता है क्लास 12 की जो अकाउंट्स होती है उसमें क्वेश्चन 1 to 34 आते हैं, एंड भाई 34 क्वेश्चन 3 घंटे में करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। भाई तुम और पेपर सॉल्व कर सकते हो, अकाउंट्स का पेपर तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो 3 घंटे में, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये जो मैंने बात बोली है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ बिगेस्ट मिथ। सबसे बड़ा मिथ यही है कि तुम 3 घंटे में 34 मार्क्स 34 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। भाई मैं बताऊं, मैंने अकाउंट्स में आउट ऑफ 100 95 मार्क्स लेकर आया था, ओके। मैंने अपना पेपर 2.5 घंटे में कर लिया था। 2.5 घंटे में, ठीक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने 2.5 घंटे में कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ के सबसे ज्यादा, कॉन्सेप्ट को तो खैर पढ़ा था, तो अच्छा पढ़ते हैं, बट देखो भाई, हम तुम में से ही कोई टॉपर निकलेगा, किसी के अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई से पास होगा, कोई एवरेज होगा, किसी हो सकता है आउट ऑफ 100 में से अंदर पूरे 100 ही मार्क्स को स्कोर कर सकता है। बिल्कुल, और ऐसा होगा, लेकर आएंगे बच्चे, इसको लेकर आएंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि उस बंदे ने जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं कहता हूँ 90 प्लस 95 प्लस लेकर आएगा, वो जो भी बंदा होगा, उसने कर रखी होगी बहुत ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस। आई ऑल्सो बिलीव ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि मैंने कल प्रैक्टिस करी है। मैंने अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट तो पढ़े, भाई देखो कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ता है, कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं, बट उन कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑन रेलिवेंट ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या ऑन अ आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। भाई शुरू करते हैं। पहले अपने दिमाग से हटा दो, तुमने देखो अकाउंट अभी तक तुमने कुछ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आई डोंट केयर, मुझे ना जानना है, ना मुझे मतलब है, ना मैं तुम्हें तुम्हारे जो तुमने जो भी पढ़ा है अकाउंट में, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं जो बता रहा हूँ उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, वेरी वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, ठीक है। बोर्ड में ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्री बोर्ड बोर्ड की बात नहीं कर रहा भाई, मैं प्री बोर्ड तो भाई कुछ नहीं होता, प्री बोर्ड लेवल में कुछ जाओ ही मत, सीधा तैयारी करो एकदम बोर्ड लेवल की अच्छे से, ठीक है भाई। अब सुनो, पेपर सबसे पहले तो किसी पेपर को समझना होता है ना भाई, तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना होता है पेपर के पैटर्न पे। अकाउंट्स का मैंने एनालाइज करा है, पेपर जो है अकाउंट्स के जो पैटर्न है, बेसिकली पेपर तो छोड़ो, पैटर्न की बात करते हैं। अकाउंट्स का पैटर्न तो कितना, मैं कहता हूँ इतना अट्रैक्टिवली डिजाइन होता है कि बच्चा अगर स्ट्रेटेजिकली और पैटर्न दोनों का मिक्सचर, दोनों को मिलाकर स्ट्रेटेजी से भी प्लस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे ना, भाई वो इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना अकाउंट्स में, वो भी कम मेहनत में। और कैसे होगा, हमारा भाई है ना, सब बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, तो ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ईच एंड एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर पे भाई एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से क्या बना रखे हैं, 1 पेजर नोट। भाई 1 पेजर नोट का ये मतलब नहीं है कि कुछ आइटम छोड़ दिए, कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी भाई, आई हैव, बस ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा, आई हैव, बस खत्म बात। भाई सब कुछ इसमें डाल रखा है मैंने, ओके। तो ये देखो 1 2 3 4 है पूरे, अभी है नहीं जिसमें वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। मैंने ज़्यादा चैप्टर अभी ऐड ऑन नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके मैं ऐड ऑन कर दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले रिवाइज करने के लिए, पूरी किताब मत उठाओ भाई, मत उठाओ, पहले बोलूँगा मत उठाओ। कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको पहले ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, तब जाके तुम अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले भाई ये जो नोट्स है ना, दे आर सफिशिएंट, तुम्हें खुद के नोट्स किताब से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन नोट्स को अच्छे से घोट के पी जाओ भाई, तुम्हारे ब्लड में दौड़ने चाहिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद जितने भी जितने भी तुम्हारी किताब में सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चन थे, क्या बोलो, सारे क्वेश्चन नहीं भाई, सारे क्वेश्चन नहीं, पहले बता दूं, बिग नो फॉर ऑल द क्वेश्चन। जितना टाइम नहीं है भाई, कर सकते हो तो करो, बिल्कुल करो, बट जितने भी सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आज तो भाई सीबीएसई कभी ना कभी पूछे, सीबीएसई में बिल्कुल करेंगे, मैं उनकी वीडियो लेक्चर लेकर भी आऊँगा, बट मैं एक बता रहा हूँ आपको कि
हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर, हम यहाँ से आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो ये मैंने बना रखा है, ये जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा भाई, उस लिंक में जाना, वहाँ पे मैंने ये सारे जो नोट्स हैं ये अवेलेबल कर रखे हैं, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं। तो भाई देखो, शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर के पैटर्न में आते हैं, ये आपका पैटर्न है, देखो जी, अकाउंट्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, बिल्कुल होता है। ये मैंने ऊपर सैंपल पेपर लगा रखा है देखने के लिए, ठीक है जी। ये देखो, आपका जो होता है क्या होता है, ये आपका 60 मार्क्स का होता है पार्ट ए, क्या बोला मैंने, 60 मार्क्स का होता है पार्ट ए। 20 मार्क्स का होता है पार्ट बी, हो गया 80 मार्क्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट बी की। भाई पार्ट बी में आपको दो ऑप्शन दिए रहते हैं पेपर में। एक होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऑप्शन वन करना होता है। दूसरा आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग जो होता है, ऑप्शन डी, आपको ये दो ऑप्शन दिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो टिक और क्रॉस भी कर रखा है, आपको पेपर में ये वाला नहीं करना है। अब बिग नो फॉर दिस, और ऑप्शन टू ये नहीं करना है, वी हैव टू डू दिस। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो, समझ में आएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है भाई, हल्ले पड़ी बात, ओके। तो पहले दिमाग में बैठा लो, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, बोलोगे यार बच्चों ये चीज़ हमको तो आता है, यूट्यूब वीडियो में किसी की देखी तो भाई पता है। भाई हमारे टाइम भी सेम ऐसी हुआ था, आई एम नॉट जोकिंग, हमारे टाइम पे सो मैनी स्टूडेंट्स दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस पार्ट, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस पार्ट, उनको पता ही नहीं था वेदर वी हैव टू अटेंड ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो कंफ्यूज हो गए थे यार कि स्कूल में तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया है, और पेपर में ये ऑप्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहाँ से टपक गया भाई, इस प्लान से बना रखा है पेपर, तो ऐसा सीन हो गया था। इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ, ऑप्शन टू आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन टू में कट मार देना, हटा देना, जो करना है कर देना। ध्यान रखना, हमको अटेंड करना है पूरा 20 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो आपकी मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या सब होगा। अब आते हैं पार्ट ए में, तो इसमें तो भाई दो आपके पास जो पेपर आएगा, क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे पार्टनरशिप से, और दूसरा आएगा कॉर्पोरेट अकाउंट से, जो कंपनी के अकाउंट है ना, शेयर डिवेंचर वाली, उससे आएगा। ये आपके पास तीन किताब हो गई। अभी तीन किताब का मैं सीरियसली में नाम दे दिया मैंने पढ़ने के लिए। पार्टनरशिप वाली बुक नंबर वन, कॉर्पोरेट अकाउंट बुक नंबर टू, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए भाई बुक नंबर थ्री, ठीक है, पहले पढ़ी बात, ठीक है। अभी तो नीचे लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बता रखा है, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई करी थी, मैंने भी ऐसी ही किताबों को पढ़ा था, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सके तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो। पहले पढ़ो बुक नंबर थ्री, बुक नंबर थ्री मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक फिर पढ़ो बुक नंबर टू कॉर्पोरेट अकाउंट, फिर पढ़ो पार्टनरशिप, ठीक है भाई, ओके। तो अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको करना क्या है, कैसे प्रोसीड करना है, आगे सुनना ध्यान से, ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, पेपर में ना आपको सबसे पहले करना क्या है, पेपर में आपको सबसे पहले आपको पार्ट बी अटेंड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे यार, पार्ट बी क्या बोल रहा है ये आंसर। हाँ जी बिल्कुल भाई, तुम्हें पार्ट बी करना है अटेंड। अब मैं बताऊँ, पेपर जो होता है ना, पार्ट बी आपका ऐसा होता है, कहाँ से है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27 से आपका पार्ट बी शुरू होता है, ठीक है भाई। पार्ट बी आपका शुरू होता है 27 पार्ट बी। अब देखो दे रखा है ना ऑप्शन वन, ऑप्शन वन दे रखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पार्ट बी ऑप्शन वन हो गया। और दूसरा आपका पार्ट बी, ये देखो पार्ट बी ऑप्शन टू भी आता है, तो आपको ऑप्शन टू छेड़ना ही नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा सोचो, पार्ट बी ऑप्शन टू हमको दिखता ही नहीं है, हमको सीधा आना है ऑप्शन नंबर वन में, ये है हमारा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है भाई, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो मैं क्या कर रहा था, आपको बिल्कुल अटेंड क्या करना है, पार्ट बी। सुनो सुनो सुनो, काम करते हैं ना, मैं जिस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। आपके मान के चलो ये कॉपी है, इसके ऊपर कुछ मत देखो, मैं देख बताता हूँ आपको, ये रहा है। आपके मान के चलो ये आंसर शीट है, ठीक है, ये आंसर शीट, ठीक है, ओके। क्या करोगे, ऊपर डालोगे पार्ट बी, डाल दिया आपने पार्ट बी, ठीक है, इसमें पार्ट बी डालो, फिर आंसर लिखोगे, पूरा बता रहा हूँ। पार्ट बी डालोगे, ठीक है, बगल में लिख दोगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें पूरा लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ये होता है। तो याद रखना, पेपर जो होता है अकाउंट्स का, उसमें हमें प्रेजेंटेशन में पूरा ध्यान देना होता है, तभी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तुम सोचोगे कि तुमने सारे क्वेश्चन सही कर लिए, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम सोच रहे हो ये सारे क्वेश्चन सही है, 34 क्वेश्चन सही है, मेरा साइंस साइंस से भाई बहुत कम चांस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको प्रेजेंटेशन में हम मार्क्स खा जाते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो, ठीक है। और हाँ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास 12 CA करने की भी सोच रहे होंगे, 12 के बाद जो अगला एग्जाम देंगे CA का, तो अभी तो CA फाउंडेशन होगा, तो भाई अभी से तैयारी करो, CA फाउंडेशन बहुत हाई लेवल जा चुका है। मैं बता दूँ 2024 जून अटेम्प्ट, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द
ऑफ ICAI इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिस समय सीए फाउंडेशन में उन्होंने बच्चों का रिजल्ट गिरा दिया था, उन्होंने एंट्री बहुत टफ कर दी। तो पहले से बता दूं, जो आगे क्लास 12 के बाद सीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाह रहे हैं भाई, अभी से बोलता हूँ, सीए फाउंडेशन करने के लिए तुम्हारा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जितना स्ट्रांग होगा ना, तुम्हारे पास होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उतने ज़्यादा हाई जाते हैं। क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का पेपर जो आता है ना सीए फाउंडेशन में, वो आता है एकदम एमसीक्यू। तुम्हें एमसीक्यू से भाई तुम्हें पता है, ओएमआर सिल्वर बात करा। अकाउंट्स के पेपर में आपको बिल्कुल एकदम प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे लिखोगे। अब सुनो भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा ध्यान से सुनना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होगा पार्ट बी, ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं कि पेपर में जो बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पेपर में किसी वन नंबर से शुरू हो गया पेपर आपका पार्ट बी, नहीं। 27 से होगा तो होगा, ठीक है भाई। तो देखो आपका 27, 28, 29 और 30, भाई ये चार जो होंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास चार होंगे एमसीक्यू। क्या होंगे भाई? एमसीक्यू होंगे, और ये होंगे 1 मार्क्स की, 1 मार्क्स। तो ये पैटर्न दिमाग में रखो, ठीक है भाई। समझ में आई बात? ओके। तो ये आपका 27, 28, 29, 30 हो गया। उसके बाद 31, 32, ठीक है। ये दो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, कैसे होंगे ये? होंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन 3 मार्क्स की, 3 मार्क्स एक तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे। और इनके अंदर क्या क्वेश्चन आ रहा है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल ये भी बताएंगे मैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा ये 33 वाला क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे पास होगा इकलौता क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो। अच्छा, अकाउंटिंग रेशियो से पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा इकलौता 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक और चीज बता दूँ, इसी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है वो दो दो 2 मार्क्स इसका बाइफर्केशन कर ले। मतलब किसी क्वेश्चन नंबर 33 में पार्ट 1 दे दे वो 2 मार्क्स का, और पार्ट 2 दे दे वो 2 मार्क्स का, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं सारे पॉसिबिलिटी, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब बता रहा हूँ। और लास्ट 34% जो आएगा, वो तो भाई आएगा 6 मार्क्स का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। तो भाई पार्ट भी बता रहा हूँ, और पार्ट भी पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले जो वीडियो डालूंगा, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो में ये डालूंगा, एंड ये मेरी होगी पार्ट बी वाली। पार्ट बी में मैक्स टू मैक्स 1 वीक, बल्कि 1 वीक भी नहीं लगेंगे, उससे कम ही 1 वीक से पहले इसे खत्म कर देंगे। खुद सोचो, 5 से 6 दिन में हमारा पार्ट बी खत्म हो रहा है 20 मार्क्स का पूरा, उसके बाद हमारा पूरा पार्ट ए रह जाएगा। दिक्कत किस बात की है? इजीली हो जाएगा ना। बस शुरू करते हैं। तो अब देखना है, तो अब देखो, जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, सुन तो जाना। 27, 28, 29 और 30, भाई एमसीक्यू कहीं से भी कैसे भी टपक सकता है, तो उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ। एमसीक्यू को कर दो साइड, क्योंकि एमसीक्यू तो भाई तुम्हें पता है ना, एमसीक्यू में प्रैक्टिस की है, एमसीक्यू अलग हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में जो मैंने बताया, तुम्हें क्या बताया मैंने, ये वाला एक मिनट, हाँ, ये वाला part। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और कौन से क्वेश्चन आएंगे, फ्रेम छोड़ो, कौन से क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ, बात खत्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो सुनना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना भाई, इसमें क्या आता है कैसे आता है, हाँ पहले इसमें देखते हैं, सैंपल पेपर में देखते हैं कि क्या बात जो मैंने बताया वो सही है। ये देखो, 27 वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यानी एमसीक्यू है, बिल्कुल। 27 है, 28 है, 29 है और आपका 30 है, 4 एमसीक्यू हो गए। इसके बाद 31 वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और दे क्या रखा है उसमें, उसमें दे रखा है आपको कंपेरेटिव साइज बैलेंस शीट बनाओ और कॉमन साइज एसओपीएल बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और में दे रखा है। चलो ठीक है, समझ में आया। 32 में उसका कुछ थ्योरी व्योरी के क्वेश्चन दे रखे हैं 3 मार्क्स का। 33 मैंने कहा था ना, 33 में और में दे रखा है, दोनों आपके अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन है। और लास्ट 34 6 मार्क्स का फुल क्रेडिट क्वेश्चन, उसमें क्या बोल दिया बनाने को, कि आप बनाओ कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और आप निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल दिया निकालने को, ठीक है भाई। तो ये हमारा पैटर्न है। ये तो हो गया था सैंपल पेपर का पैटर्न। तो ऑब्वियस सी बात तुम्हें पता है, सैंपल पेपर का जो पैटर्न होता है वही होता है। और भाई ये तो मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, पेपर जो है वो सही वैसे ही आता है, ठीक है। आता है और कैसे आता है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब मैं क्या बात करते हैं, अच्छा ठीक है, अभी जो आपका क्वेश्चन है इसको हटाते हैं, 31, 32 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सीन होता है, ठीक है भाई। सुनते जाओ, बस पैटर्न तो इजी है, पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। तो अब सुनो, जो तुम्हारा 3 मार्क्स का क्या बोला है, 3 मार्क्स की 31 और 32 आएगा तुम्हारा, कैसे आएगा। मैं 31, 32 एक साथ बता रहा हूँ,
उसमें देखो कौन-कौन से तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और जो कि हुए हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहला, तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा, वो एक फ्रेम हो सकता है आपका कॉमन साइज़ का, कॉमन साइज़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में दोनों आ सकते दोनों हैं, दोनों कुछ भी आ सकता है। या तो बैलेंस शीट बोल देगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल देगा। या तो वो कॉमन साइज़ दे देगा आपको करने को कि भाई बनाओ, या वो दे देगा कंपैरेटिव साइज़। अब ये सब इज़ी टॉपिक है भाई। हमारे टाइम पे कंपैरेटिव कॉमन साइज़ एक डिलीट हो रखा था। ये आ सकता है। 31, 32 दोनों क्वेश्चन की बात करूँ, दोनों में 3-3 मार्क्स से कुछ भी आ सकते हैं। अच्छा, और कौन सी वैरायटी आ सकती है? और उसके अलावा ना आपके पास आ सकता है थ्योरी का क्वेश्चन। फिर भी थ्योरी का आपको क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 से आता है। तो थ्योरी क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, वो दे देगा कि आप बताओ, बताओ आप कि जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, उनके अंदर कौन-कौन से आइटम आते हैं, किन-किन को हम करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे इन्वेंट्री हो गया, कैश इन हैंड हो गया, आपका डेटर हो गया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल हो गया, तो ये सब को हम कैश करंट अपना करंट इन्वेस्टमेंट हो गया या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। तो वो ये बोल देगा 3 मार्क्स में, ये देखो भाई। अच्छा, ये थ्योरी में क्या दे देगा? दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना भाई, उसके एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? मैंने लिखा रखा है नोट में, सब बताऊँगा अभी। तो थ्योरी में वो दे देगा कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेचर है, क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये छोटे-मोटे भाई, छोटे-मोटे ये थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 तरीके से, 3 में से 3 तरीके मैंने बता दिए। और एक और, जो हमारे टाइम का फेमस क्वेश्चन टाइप है, जो आया था, वो था भाई मेजर हेड और सब हेड वाला। जब कोई एक आइटम दे देगा और बोलेगा भाई बताओ, ये आपका बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से माइनर हेड और कौन से मेजर हेड में आएगा। इसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर में, तो जो नोट्स है उसमें मैंने कर रखा है। तो भाई 31 और 32 में आपका इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है। अभी जो सैंपल पेपर हमने देखा उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन नंबर 31 में ना हमारे पास ये पूछ रखा था, उसमें कॉमन साइज और कंपेरेटिव साइज दोनों होते हैं और में दे रखा था, दोनों जो आता है वो कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो वो कर लेते हैं। और दूसरा, दूसरा क्या दे रखा था उसमें, क्वेश्चन नंबर 32, 32 में तुम देखोगे उसमें 3 पार्ट में थ्योरी दे दी थी 1 मार्क्स के लिए। हाँ भाई थ्योरी, तो थ्योरी 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 थ्योरी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पार्ट 1, गिव टू एग्जांपल ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का स्टॉक एग्जांपल दो, बट किसके अलावा? एक्सेप्ट रॉ मटेरियल नहीं लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखना है, फिनिश गुड्स नहीं लिखना है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिखना है, बस तुमको लिखना चाहिए। तो वो बताएंगे तब, पहले समझ रहे हो ना क्या क्या क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आप वेयर विल यू डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, ठीक है। और वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो खास के दिखाओगे। बस सैंपल पेपर इतना बुद्धू लेवल का है ना, मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन बहुत ईजी, सारे ईजी है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा तो ईजी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन टू हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर जो 33 आएगा। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। ये क्या आएगा आपका? ये आएगा भाई 4 मार्क्स का एक इकलौता क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का इकलौता क्वेश्चन। और ये आएगा आपका अकाउंटिंग रेशियोज से। किससे आएगा भाई? अकाउंटिंग रेशियोज से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होना ही होना है। ठीक है, इसका भी मैं बता दूं कैसे फ्रेम हो सकता है। भाई हो सकता है वो 2 मार्क्स का आपके पास एक अकाउंटिंग रेशियो दे दे और 2 मार्क्स का आपका कोई दूसरा अकाउंटिंग रेशियो दे दे। हो सकता है 4 मार्क्स का एक ही अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा। और अगला लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 34, ये आएगा भाई 6 मार्क्स का, 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या आएगा? CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई एकदम CBSE का हॉट टॉपिक, CBSE का फेवरेट टॉपिक ये आपका आएगा। पर इसमें मैं ना तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। या तो ना इसमें वैरायटी क्या हो सकती है, या तो वो बोल देगा फुल फ्लेज्ड पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो पूरा बनाना पड़ेगा। या फिर वो बोल देगा तुम बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब फुल फ्लेज नहीं बोलेगा। वो बोल देगा आपको कि किसी एक एक्टिविटी से आप कैश का फ्लो निकालो, चाहे आउटफ्लो हो चाहे इनफ्लो हो, वो निकालो। अच्छा, अब एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, जिसने CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया हो उसको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगला होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है तुम्हारा इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं? या तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन बोल देगा भाई पूरा पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाओ, तो भाई पूरे के पूरे कैश फ्लो में ना ये तीनों एक्टिविटी तुम्हें दिखानी पड़ती है।
ठीक है। या फिर अगर वो फुल फ्लेज ना बोले, अलग से बोल दे कि ऑपरेटिंग निकालो, इन्वेस्टिंग निकालो या फाइनेंसिंग निकालो, तो भाई एज़ पर द क्वेश्चन आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसको तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, खैर छोड़ो मत लो स्क्रीनशॉट, मैंने बाद में ये सैम्पल पेपर जो है ये तुम्हें भेज देना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका बुक 3 का होगा भाई। बुक 2 बुक 1 का भी बताऊंगा, तुम्हारा भाई बताएगा, सब बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। मैं पहले बुक 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इसको बुक 3 मतलब पार्ट बी बुक 3 मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर बाद में कहीं कंफ्यूज होंगे, यार ये क्या है, ये क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट में, ये है बुक नंबर 3, और इसी से मैं स्टार्ट करूँगा भाई। मुश्किल से मुश्किल भाई 4 से 5 दिन, चलो मैक्स टू मैक्स उठा लो, एक हफ्ते में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट प्लस अच्छे अच्छे लेवल के सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, और एक काम करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए आईसीएसई वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, बता दूंगा मैं कैसे होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई करना, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया, पल्ले पड़ी बात, ठीक है। लिख दिया होगा तुमने एक कॉपी में, भाई तुम्हें लिखना है ये, तभी तुम्हें समझ में आएगा पेपर होगा कैसे, ठीक। अब शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है भाई। पहले पैटर्न समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, शुरू करते हैं। तो भाई ये देखो, तुम्हारे भाई ने निकाल रखे हैं सारे 1 पेजर नोट। तो ये है तुम्हारा अकाउंट्स क्लास 12 पार्ट 1 है, और ये फाइनेंस चैप्टर, पहले सुनो किताब क्या है, सुनो ध्यान से सुनना। चैप्टर किताब जो है वो है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो भाई सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब सुनना क्या होती है ये, तो अब सुनते जाओ भाई। तुम्हें जो बुक नंबर 3 है, बुक नंबर 3 को तुम्हें याद करने के लिए, याद क्या करना, उसके लिए तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए, वो होता है कंपनीज़ एक्ट 2013 में एक कंपनीज़ एक्ट बना था, ठीक है। उस कंपनीज़ एक्ट में ये लिख रखा है जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं, क्या बोला मैंने, इंडियन कंपनीज़ हैं, ठीक है, प्लस इंडियन कंपनीज़ की जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, ठीक, ओके, प्लस जो फॉरेन कंपनी है लेकिन वो इंडिया में काम कर रही हैं, अब इंडिया में काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है उनमें इंडियन कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, अब लगेगा तो उन्हें स्टेटमेंट बनानी होगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी भाई। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे वो हम इस एक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। खैर मैंने ब्रॉड व्यू बता दिया, तो मैं इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं, बस जितना बता रहा हूँ, जितना लिखा है उतना सुनो, उतना फॉलो करो, ठीक है। कंपनीज एक्ट में तुम्हें एक शेड्यूल याद रखना है, खैर शेड्यूल तो बोलते नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, इसको बोलते हैं स्केड्यूल। यू हैव टू लर्न स्केड्यूल 3, क्या बोला मैंने, स्केड्यूल नंबर 3। कंपनीज एक्ट में से काफ़ी स्केड्यूल है, तो आपका एक स्केड्यूल होता है स्केड्यूल नंबर 3, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, स्केड्यूल नंबर 3 याद रखना है, ठीक है। उस स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को क्या, हम इस पूरी किताब में जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, में लिखा भी होगा, ये रहा स्केड्यूल नंबर 3, ये देखो पूरी किताब में, पूरी किताब मतलब पूरी बुक 3, बुक नंबर 3, तीसरी किताब, पूरा जो तुम पढ़ते हो वो तुम पढ़ते हो एज़ पर स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे सुनो है, ये वीडियो मुझे लगता है या तो 1 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की हो सकती है मैक्स टू मैक्स, या 1 घंटा 40-45 मिनट जितना भी होगा। इसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से करा रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद जो मैं सेकंड वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अभी तक बने हैं सारे डाल दूंगा। छोटी वीडियो होगी 40-45 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी, उसे देख लेना बस, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो वही है, मैं जो वीडियो तुम देखोगे उस वीडियो में ना, तो अगली जो आने वाली लेक्चर है, यानी अगला जो आने वाला वीडियो है, उसका भी तुम थोड़ा सा ब्रॉड व्यू अपने आप मैं बता दूँगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, नेक्स्ट वीडियो में what I am gonna take, I am gonna take all the questions of chapter 1 and 2, and in this video, in this lecture, I am gonna clear all the concepts of chapter 1 and 2। सिंपल है, अच्छे से हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जिसमें आपका आता है बैलेंस शीट, आपका आता है SOPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई 11वीं क्लास में 11th में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स याद आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो, तो 12वीं क्लास में आके 12th में आके भाई तुम्हारा SOPL एक डिज़ाइनर इंग्लिश में बदल जाता है, यानी तुम वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही भाई, उसको एक अच्छी सी इंग्लिश नाम दे दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा होता है भाई CFS यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चौथा आपका होता है SOCE यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी स्टेटमेंट होता है, बनाया जाता है। और लास्ट होता है एक्सप्लेनेटरी नोट, जो भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होती है वो तुम एक्सप्लेनेटरी नोट में अलग से देते हो। पहले पढ़ी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैंने कुछ बता रखा है CFS में क्या है ये।
भाई CFS में मैंने कहनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा रखा है एग्जाम्प्ट, यानी कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है। तो किसको नहीं बनाना है? सबसे पहला OPC 1% कंपनी, तुम पढ़ोगे, मैं जब कॉर्पोरेट अकाउंट्स दूसरी किताब में आऊँगा ना, तुम पढ़ोगे एक कंपनी होती है, तुमने भाई प्राइवेट पब्लिक कंपनी सुनी होगी, है ना, पर भाई तुम यकीन नहीं मानोगे 10 से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज़ का टाइप होते हैं, और उनमें से 3 तो यहीं पे लिखा रखा है और 2 तुम जानते हो। तो भाई तुम अपने आप 5 कंपनीज़ के बारे में जानने लग गए। एक होता है OPC की एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, OPC 1% कंपनी। दूसरा स्मॉल कंपनी, इसका भी कुछ अपना क्राइटेरिया है, पर तुम्हें नाम पता होना चाहिए। तो OPC स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। बट डोरमेंट कंपनी भी होती है कुछ, वो भी इसको बोलते हैं डेड कंपनी, मतलब वो कंपनी खैर छोड़ो, उसको तुम्हारे जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज ज्ञान करना है तो तुम चाहो तो यूट्यूब में आराम से सर्च करो, गूगल में सर्च करो, ChatGPT में सर्च करो, जहाँ सर्च करना है करो, तुम इन सारी कंपनीज़ के बारे में डीपली पढ़ सकते हो। बट भाई जितना तुम्हारे सिलेबस में है मैं उतना बता रहा हूँ। कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले भाई, ये एग्जाम कुछ भी हो सकता है। तो कैश फ्लो किनको नहीं बनाना है? OPC स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी को नहीं बनाना है, बाकी सबको बनाना है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ये दे आर एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई याद आ रहा है? 11वीं क्लास में जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या करते हो? पहले बुक कीपिंग, फिर क्या करते हो? रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन, फिर क्या करते हो? उनको क्या करते हो? क्लासीफाई करते हो। मतलब भाई पहले जर्नल एंट्री मारी, उसके बाद हमने उसका लेजर बनाया, देन हमने उसको क्या बनाया भाई? ट्रायल बैलेंस बनाया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में हम फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो कि आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस कर लेते हो ना, तो जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में 3 चीज़ें आती हैं, आपका बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री, आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये करने के बाद आप क्या बनाते हो? ये करने के बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे बोल रखा है एंड प्रोडक्ट, जो लास्ट में बनता है ना, तो वो आपका मीनिंग हो गया डन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, उसी से रिलेटेड आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? FY फाइनेंशियल ईयर मतलब वो ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। और ये बात कहाँ लिखी है? कि कंपनीज़ में नहीं लिखी है, कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है, ठीक है। खैर जितना बता रहा हूँ उतना सुनते जाओ। तीसरा पॉइंट, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना भाई, बना तो लो, तो भाई बनाने को तो कोई बच्चा बना दे, पर मेन बात है हाउ इट शुड बी। तुम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो? क्या उसमें गाली गलौज लिखना है? नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पॉइंट डालना है। क्या डालना है सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट। भाई कौन से पॉइंट? पहला, इट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ अ कंपनी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो कंपनी की एकदम ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगी। वो बताएगी कंपनी की असली कंडीशन क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, ठीक है भाई, ये सब बताएगी। दूसरा, इट शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग AS मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर आया क्वेश्चन तो लिख सकते हो, बट समझने में इतना समझो कि जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 133 में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल बता रखे हैं जो आपको फॉलो करने ही कर रहे हैं। जैसे स्कूल है ना भाई, स्कूल है, स्कूल का आपका क्या है? यूनिफॉर्म, बिना यूनिफॉर्म के जा नहीं सकते, बिना बैग के जा नहीं सकते भाई, कॉपी किताब ले जाना जरूरी है, टिफ़िन बोतल ले जाना, ऑब्वियसली बात है, ID कार्ड हो गया, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है। तो सेम वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, वही आपका सेकंड पॉइंट बोलता है। और तीसरा, इट शैल बी अकॉर्डिंग विद द शेड्यूल 3। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, पार्टनरशिप ऑब्वियसली बात है, स्कूलों में शुरुआत होती है पार्टनरशिप से। तुमने सबने पार्टनरशिप में एक चीज़ तो भाई पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी तो बताना। कोई भी तुम फॉर्मेट बनाओ, पार्टनरशिप बोल रहा हूँ मैं, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, तुम कोई भी पार्टनर का अकाउंट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तुम बनाते हो उसको अपने अकॉर्डिंग, आगे पीछे करते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन में मान लिया उसने बोल दिया गुडविल निकालो, फिर उसने बोला गुडविल की एंट्री, तो तुम अपनी मर्जी से पहले तो एंट्री पास कर लेते हो, फिर नीचे गुडविल की कैलकुलेशन दिखाते हो। बट भाई तो तीसरी किताब है, उसमें तुम्हें एज़ पर शेड्यूल 3 चलना होता है। जो शेड्यूल 3 ने बोल दिया हमको एज़ इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अगला भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? भाई बनाते क्यों हो, क्यों कर रहे हो तुम ये ड्रामेबाजी? तो उसका आंसर ये है, क्या है उसका आंसर? टू प्रेजेंट अ ट्रू कहाँ गया रे टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। हमें अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें क्या दिखाना होता है? प्रॉपर परफॉर्मेंस मतलब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये पता चल जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं। दूसरा, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब
उसकी एसेट्स कितने हैं, इक्विटीज़ कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। इसीलिए भाई जो बैलेंस शीट होती है ना, उसे बोला जाता है पोजीशन स्टेटमेंट। वो बैलेंस शीट बताती है कंपनी की एज ऑन डेट, जिस दिन तुम बना रहे हो ना उस दिन एसेट्स कितने हैं कंपनी के, इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। अब एसेट्स और लाइबिलिटी तो तुम्हें पल्ले पड़ रहा होगा, आई एम डैम श्योर इक्विटी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही होगी। तो भाई इक्विटी की अगर मैं बात करूँ, इक्विटी जैसा आपने 11th में पढ़ा होगा, कैपिटल पढ़ा है ना, वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है उसी को कंपनी की भाषा में इक्विटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विटी बोला जाता है, ठीक है, ओके। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो वो बताता है, ठीक। अगला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी वो कैसा होता है। तो देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड रिकॉर्ड, सो दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम रिकॉर्ड किसका करते हैं, हम जो रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, वो तो पास्ट पीरियड की होती है, मतलब हो चुकी होती है ना, तो इसलिए वो होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अगला, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड उसका होगा जिसका मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तुमने सुना होगा, इको में पढ़ा होगा भाई, क्लास 11th में तुमने इको में भी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उन्हीं को मेजर कर सकते हैं, तो जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हीं को आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा भी सकते हैं, ठीक है भाई, दिखा सकते हो ना, तो दिखाओ। अगला, दे शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू SOPL एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। अब भी बताया भाई मैंने, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से बताता है, SOPL से, और पोजीशन कहाँ से बताता है, बैलेंस शीट से। तो ये हो गया आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट नंबर 6 में आता है नेचर। भाई कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट, ऑब्वियसली बात है, फैक्ट रिकॉर्ड करता है जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होती है। पर्सनल जजमेंट, हाँ, पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है, अब ऑब्वियसली बात है ना, अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं, ये अलग अलग लोग एंट्री मारते हैं। कुछ लोगों का जो ट्रांजेक्शन है एंट्री करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर बताऊं, सबसे फेमस एग्जांपल लेते हैं डेप्रीशिएशन। आपने पढ़ा होगा 11th में, वी हैव सो मैनी मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। उसमें से मैं बेसिक बताऊं तो होता है आपका कौन सा डेप्रीशिएशन का मेथड, कौन सा होता है, SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और WDV। वैसे तो होता बहुत है, पर तुम दोनों मतलब दोनों को ही समझो। ये वैसे तो होते 10-12 हैं, मैंने 10-12 मेथड पढ़ रखे हैं, बट क्लास 12 के लिए 2 मेथड बहुत हैं, SLM और WDV। तो भाई ये जो मेथड होते हैं, हो सकता है कि तुम लोग इसको लगाओ SLM को, हो सकता है मैं WDV को लगाऊं, तो पल्ले पड़ी बात। कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, तो दोनों से आंसर अलग आ सकता है ना। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बन कैसे सकती हैं, इन अकॉर्डिंग विद द पर्सनल जजमेंट। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसी अकाउंटिंग कन्वेंशन। भाई अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलो या अकाउंटिंग्स के रूल्स बोलो, अकाउंटिंग के रेगुलेशन बोलो, बात हुई की है। तो इसमें सेम वही होता है, जैसे आपका डेप्रिशिएशन है ना, तो किसी किसी इंडस्ट्रीज़ में, किसी किसी कंपनीज़ में आपका SLM फॉलो करने के लिए बोला जाता है, कहीं कहीं आपका WDV फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो खुद सोचो, अलग अलग मेथड को फॉलो करने की वजह से या अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से आंसर अलग आ सकते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 आपके नेचर हैं। अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल। भाई ये तो होता है अच्छा टॉपिक, मोस्टली स्कूलों में इसको स्किप कराया जाता है, बट ठीक है मैं करा लेता हूँ। एज पर शेड्यूल 3, ऑब्वियसली बात है सबको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इट इज़ अ टाइम, कौन सा टाइम, बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब क्या बोला मैंने, भाई तुमने मान के चलो कोई इन्वेंट्री ली, या छोड़ो इन्वेंट्री ली, तुमने मान लो एक कच्चा माल लिया, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल लिया, यू हैव परचेज रॉ मटेरियल, तुम्हारा कैश गया, बिल्कुल तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या करा, उस रॉ मटेरियल से ना यू हैव परचेज। अच्छा एग्जांपल देखो, आपने इन्वेंट्री है आपके पास रॉ मटेरियल की, यानी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपने उसको यूज़ करा 2 महीने, ठीक है, मतलब इन्वेंट्री आपके लाने में 2 महीने लग गए, ठीक है। उसके बाद उस इन्वेंट्री को आपने कन्वर्ट करा वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब तुमने उससे कुछ बना दिया, वो XYZ तुमने कोई भी सामान बना दिया। वो सामान बनाने में यू हैव टेकन 1.5 मंथ, तुमने 1.5 महीने उसमें लगा दिए। अच्छा, तो तुम्हारा 1.5 महीने लगाने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोसेस से होने के बाद फिनिश्ड गुड, लास्ट जो गुड है तुम्हारा एंड प्रोडक्ट, बनते बनते उसको लग गए 3 महीने। हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, ओके। और उसके बाद तुमने इसको क्या करा, अपने गोडाउन से तुम कहाँ ले गए, इसको दुकान में ले गए, तुमने बेचा, या बेचने से बेचा, या फिर तुम दुकान में रख दिया तो ट्रेड रिसीव बेचा। और एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख रखा है, मैं यहाँ तक भी तो छोड़ सकता था, फिनिश गुड्स
सोल्ड। मैंने ये क्यों लिखा कन्वर्टेड टू ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब ये है, हो सकता है तुमने दुकान में जाकर उसे नकद बेच दिया हो भाई, कैश में बेच दिया हो, या तुमने उधार बेच दिया हो, है ना, इसीलिए यहाँ पे अब उधार बेचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल ही तो आएंगे भाई, तो इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और जो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल था, मतलब तुम्हें जितने टाइम में पैसा आना था वो है 2 महीने, ठीक है। फिर तुम्हें उसके बाद पैसा मिला, मिला कि नहीं मिला, पैसा मिला, तुमने दोबारा उसी पैसे से इन्वेंट्री वही रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस में लगाया, फिनिश गुड्स आया, उसको बेचा, यही तुम्हारी प्रोसेस चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। तो इससे तुम क्या समझे सर, इससे हम ये समझे कि ना ऑपरेटिंग साइकिल ही डिसाइड करता है कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को करंट एसेट बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा टफ है मुझे पता है, आराम से शांति रखना, ध्यान से समझो। हमें ये पता है ना, करंट एसेट्स हम किसी चीज़ को कब बोलते हैं, जब वो विद इन वो जब ना 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब विद इन 12 मंथ यानी 1 साल। सिंपल सी बात है ना, 1 साल से ऊपर है तो नॉन करंट बन गया, और 1 साल के अंदर का है तो करंट बन गया। ये हमको सब स्कूलों में सिखाया जाता है और ये ठीक है, ये ठीक भी है। लेकिन अब याद करो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है भाई, एक है गोइंग कंसर्न, एक है क्या एक्रूवल, और एक है कंसिस्टेंसी, उसमें से एक है गोइंग कंसर्न। भाई तुम ये मान के चलते हो, तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो कम से कम 1 साल तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न जो प्रिंसिपल है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी को मान के, उसी को अज्यूम करके तुम अपने एसेट्स को या लाइबिलिटीज़ को करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई करते हो। ये तो होता है बेसिक का, मतलब जो नॉर्मल हम सीखते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, हम किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, भाई सुनो बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ये किताब में कहीं लिखी नहीं है, बस सुनो, दिमाग में रख लो। टीचर बताते भी नहीं है इसको, टीचर से पूछना कभी इसके बारे में, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, सुनो ध्यान से सुनो। हम किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को करंट और नॉन करंट तब बोलते हैं अगर वो 1 साल से ऊपर का है, उसे नॉन करंट बोलेंगे, ठीक है सर, क्लियर हो गया, आगे बोलो। अगर वो 1 साल से नीचे का है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम करंट बोलेंगे। 1 साल से ऊपर नॉन करंट, 1 साल से नीचे आपका करंट, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 साल से ऊपर का है, वो 1 साल से ऊपर का है, तब भी उसमें करंट बोल रहा हूँ। कैसे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुनो। आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, जहाँ पे जो ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारा बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका, देखो 2 महीने प्लस 1.5 महीने प्लस 3 प्लस 2, ये आपका होता है 8.5 महीने का। कितना बोला मैंने, 8.5 महीने का। यहीं अगर मान के चलो ऑपरेटिंग साइकिल कितने की आपकी, 8.5 महीने की। तो यहाँ पे सुनो यहाँ पे ना आपका 8.5 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ब्लैक से देखो, मैंने क्या लिखा ब्लैक पेन से, व्हेन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज़ अज्यूम टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। अगर हम ये पता नहीं लगा पाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ की है, उसे हम कितना मानते हैं, 12 मंथ। और यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ आपको शुरू से सिखाई जाती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन में। गोइंग कंसर्न जो होता है ना बिजनेस में, कि बिजनेस कम से कम 1 साल तो चलेगा, उसका मतलब होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दिमाग से ये चीज़ हटा देना कि अगर 12 महीने से ऊपर है तो उसे नॉन करंटिव बोलेंगे। नहीं भाई नहीं, हमको ऑपरेटिंग साइकिल चेक करनी है। पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसे क्वेश्चन नहीं आता, दिमाग में रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। नॉर्मल उसमें आपका क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस होते ही नहीं है, ना बनते हैं और ना बनेंगे। बट फिर भी किताब में दे रखा है तो भाई समझाना हमारा काम है। मैंने बोला आपको सबसे पहले ये देखना है किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है। अगर वो 12 महीने से कम की है तो हमें मतलब ही नहीं है। 12 महीने, मैंने क्या बोला, 12 महीने, यहाँ पे कितने महीने की है देखो भाई, थोड़ा मुझे पता है टफ है, समझो। कितने महीने की है, 8.5 महीने की है। तो जो मैक्स टू मैक्स इसका बिजनेस चलेगा ना भाई, वो चलेगा 8.5 महीने का चलेगा। तो 8.5 महीने तक ये चलेगा। तो भाई 8.5 महीने तक की जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके लिए हो जाएंगी करंट। क्या हो जाएंगी, करंट। और 8.5 महीने के बाद की, 8.5 महीने के जो बाद की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ये इसके लिए हो जाएंगी नॉन करंट। क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस ही 8.5 महीने का चल रहा है। पहले पढ़ी बात, अरे गुस्सा भेजे में, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सेम ऐसी में एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, है कहाँ पे दें, यहाँ पे देते हैं। सुनो, मैंने बोला कि आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 15 महीने की। क्या बोला मैंने, 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है। तो मैंने क्या बोला, जितने महीने की ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना भाई, जितने महीने की ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना, उतने महीने तक होता है करंट एसेट्स। तो भाई देखो 15 महीने तक के लिए इसके लिए जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी वो होंगी करंट। क्या होंगी, करंट। और 15 महीने से बाद के लिए
15 महीने से जो बाद का टाइम होगा ना भाई, उसके लिए वो हो जाएंगी सारी की सारी नॉन करंट। अब पल्ले पड़ा होगा तुम्हारे। आई होप नाउ यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। पल्ले पड़ी बात तो ये है। दोबारा सुनो, यहाँ पे सुनो। मैंने बोला नॉर्मल तो भाई 12 महीने, अगर 12 महीने से कम है, देखो ये कैसे लिखे हैं, ये देखो जी। मैंने बोला अरे यार, ये देखो मैंने बोला 12 महीने 12 मंथ। अगर 12 मंथ तक का है, 12 मंथ तक का है तो उसे करंट बोलेंगे। लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा है, 12 मंथ से ज़्यादा है तो नॉन करंट बोलेंगे। भाई ये होता है नॉर्मल बेसिक। बट इससे भी ऊपर सोचो कि किसी की अगर ऑपरेटिंग साइकिल ही 18 महीने की है, क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने की, तो उसके लिए ना भाई 18 महीने तक का जो काम है, क्या बोला मैंने, 18 महीने तक का जो है वो हो जाएगा उसका करंट, और 18 से ऊपर होगा वो हो जाएगा नॉन करंट। अब पहले पड़ी बात, ठीक है। तो ये सोचना है, बट समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। बट ठीक है, क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, तो ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं इससे, क्योंकि ये ना एक्चुअली खुद ही सोचो, कम से कम 12 महीने तक वो करना ही करना होता है ना। गोइंग कंसर्न बेसिस तो यही बोलता है कि आप कम से कम 12 महीने करना होता है। तो 12 महीने जब करना होता है तो ऑपरेटिंग साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने आप ही मैं कहता हूँ अब डिप्लीट हो चुका है। मतलब ना तो यूज़ में है ना किताबों में ऐसा सच रेलिवेंस है। पर ठीक है चलो, हो सकता है नई अभी जो नई किताबें हो तुम्हारे पास उसमें ये नहीं दे रखा हो कहीं पर, चलो था तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे कि तुम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हो ना भाई, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्या क्या उसमें आता है। तो उसमें भाई 5 चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट लॉस और इक्विटीज। एसेट क्या होता है, वो रिसोर्सेज जिनसे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, मतलब भाई पैसा आता है, उसे बोलते हैं एसेट्स। लाइबिलिटी क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो हमने दो रिसोर्सेज अराइजेज फ्रॉम इवेंट डन इन द पास्ट पीरियड एंड रिजल्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो रिसोर्सेज जो हमने पास्ट में कुछ ऐसे काम करे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जिनसे अब हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें पैसा देना पड़ेगा। भाई किसी से उधार लिया, अब देना पड़ेगा, है ना। तो लिखा भी है मैंने, देखो ऊपर वाले में क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इस वाले में क्या लिख रखा है, कैश आउटफ्लो। इस पर मतलब कैश इनफ्लो हो जाता है, हमारा पैसा आता है, ठीक है, और इसमें आपका कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्लियर हो गया। प्रॉफिट्स क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट, और अगर उसी में आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे बोलेंगे लॉस, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सिंपल है बस। ये हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स। अगली बात करते हैं जो 9th पॉइंट में है, वो है भाई प्रिलिमिनरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं अलग से दे रखे हैं प्रिलिमिनरी, कुछ 4 पॉइंट है, सॉरी 3-4 पॉइंट ही हैं। तो ये 4 पॉइंट जो हैं भाई, ये आपके लिए समझने वाले हैं, कहीं पे इनका जिक्र होता है तो भाई पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये। तुम जब भी कोई कॉरपोरेशन बनाते हो, भाई कॉरपोरेशन का मतलब होता है कंपनी। जब तुम कोई कंपनी बनाते हो तो कंपनी बनाते हुए आपके जो खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कंपनी वाला जो है ना, मैं कॉर्पोरेट अकाउंट से बताऊंगा कंपनी बनाते हुए क्या खर्चे होते हैं, ठीक। अगला होता है प्रोविजन। क्या होता है प्रोविजन, भाई ऐसी चीज़ जिसके ना दे आर प्रोबेबल चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। भाई हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ना, उसके होने के अगर प्रोबेबल चांस होते हैं, प्रोबेबल चांस मैं बोलना चाहता हूँ मोर देन 50% से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो हमको नुकसान होगा ही होगा या फ़ायदा होगा ही होगा, तो इसीलिए हम उसका प्रोविज़न बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, तुमने 11th में पढ़ा होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तुम्हें पता होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना, हमने जिसको उधार दे रखा है, वो हमको पैसे ना दे, तो हम उसके लिए पहले से अपने लॉस का प्रोविज़न बना के चलते हैं। प्रोविज़न क्यों बनाते हैं, हम श्योर होते हैं, यानी 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वो पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो वो आपका होता है। तीसरा होता है आपका कंटिंजेंट एसेट्स। देखो भाई कंटिंजेंट एसेट्स समझने से पहले इसका इंग्लिश समझो, दोज विच हैज़ अ पोटेंशियल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डेट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस विल ओनली बी कन्फर्म बाई अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। कंटिंजेंट एसेट का मतलब होता है कि हमने ना कुछ पास्ट में ऐसा काम करा जिससे हो सकता है कि हमको आने वाले फ्यूचर में, क्या बोला मैंने, आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है, सुनो, मैंने बोला कोई कंपनी है, उसने हम पे केस कर दिया, चलो कोई दूसरी कंपनी है, उसने मेरी कंपनी में केस कर दिया, ठीक। अब केस चले गया कोर्ट में, ठीक है भाई, अब केस चल रहा है, तो हो सकता है, देखो यहाँ पे चांसेस कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, है ना, कुछ बोल नहीं सकते ना। अगर मैं केस जीत गया, मतलब मैं अगर केस जीत गया तो मेरे को तो भाई फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरे लिए वो एसेट है। लेकिन अगर मैं केस हार
हार गया और मैं केस हारा और मेरे को उस केस हारने की वजह से कुछ पैसा देना पड़ जाए, तो मेरी तो लाइबिलिटी बन गई ना। इसीलिए कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी को एक साथ समझना होता है। देखो दोनों का मतलब एक ही है, बस डिफरेंस क्या है, आपका यहाँ पे है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और इसमें है आपका फ्यूचर इकोनॉमिक लॉस। मतलब अगर तुम केस जीते तो तुम्हें बेनिफिट ही होना है, लेकिन अगर तुम केस हार गए तो तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसे तुम्हारा तो वो लॉस है ना, तो बस। और लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा रखा है, अनसर्टेन इवेंट के होने की वजह से, कि हो सकता है भाई वो कंपनी जो है जो हम पे केस कर रही है, अनसर्टेनिटी तो है भाई, है ना, बस। तो ये है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखना यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ना बॉक्स छोड़ रखा है, ये सेल्फ नोट है भाई, तुम इसमें लिख लो जो मैंने सेल्फ नोट के लिए वो छोड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ है नहीं इसमें यार खास करने को, बेसिक बेसिक हो गया। अब बात करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना भाई, उसका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था सर बैलेंस शीट एसओपीएल, वही पढ़ेंगे। फटाफट से फॉर्मेट याद कर लो, मेन है फॉर्मेट। तो देखो स्केड्यूल 3 देता है आपका, ठीक है। तो देखो लिखोगे कैसे भाई, लिखना मेन ज़रूरी है, लिखना भाई समझ में आना चाहिए। तो अब लिखोगे ऐसा स्केड्यूल 3, यार पेंसिल फिर बंद हो गई। देखो भाई लिखोगे कैसा, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 में, याद रखना आपका जो बैलेंस शीट का जो फॉर्म है ना, वो आपका शेड्यूल 3 में है। किसमें है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो उसमें आपका फॉर्म दे रखा है। ऊपर आप लिखोगे यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी जिसकी आप बना रहे हो, नीचे लिखोगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 जो भी है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है, ये है आपका पूरा एक पेज का फॉर्मेट, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका देखो यहाँ पे आपका मुझे दे रखा है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। उसी के बाद आपका जस्ट उसी के नीचे जो जगह नहीं छोड़नी होती, मैं बता दूँ, सबसे पहले बनती है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके बाद आपका बनता है एसओपीएल का फॉर्मेट, और उसी के नीचे होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये एक साथ बनते हैं तीनों। तो पहले बैलेंस शीट पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका आता है एसओपीएल, उसी के नीचे आपके आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। खैर हम याद करेंगे बैलेंस शीट और एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है भाई। नोट्स टू अकाउंट में इसलिए दे रखा है यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा होता है जो तुम देख रहे हो स्क्रीन में, ये बस तुम्हें आइडिया देने के लिए कि भाई ऐसा नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। अब तुम सोचोगे नोट्स टू अकाउंट्स में आता क्या है भाई, हम जो भी चीज़ें बैलेंस शीट में लिख रहे होते हैं या एसओपीएल में लिख रहे होते हैं ना, उन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं भाई, अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते भाई, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह, वो हम अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में उनको नंबर बाय नंबर डालते हैं। पहले पढ़ी बात, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लास 12 में बैलेंस शीट और एसओपीएल बनाने को नहीं आता है, तो हमें फॉर्मेट याद करना है। तो बोलोगे बनाने को नहीं आता तो क्यों करें फॉर्मेट याद, भाई चैप्टर 3 और 4 कॉमन साइज और कंपैरेटिव साइज दोनों में हमें जब वो स्टेटमेंट देगा बनाने को, स्टेटमेंट क्या देगा, या तो बैलेंस शीट देगा या एसओपीएल देगा बनाने को। खैर वहाँ पे बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनती, छोटी मोटी कुछ आइटम देता है, सब नहीं देता, क्योंकि 3 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्या कर देगा वो, है ना। तो भाई एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना होता है, तब जाके तुम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता ना भाई, हार्ड वर्क ही ज़रूरी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट्स टू अकाउंट्स में सारी कैलकुलेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब सुनो मैं आगे क्या बता रहा हूँ, पार्ट 1 बैलेंस शीट पढ़ेंगे, बैलेंस, और उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट रह जाएगा ये जो बैलेंस शीट और हैं, उसके अंदर जो आइटम्स हैं ना, ये तुम मेजर हेड और माइनर हेड में कैसे क्लासीफाई करते हो, ये याद करने जैसी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। ये करने के बाद तुम्हारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में ऑन द स्पॉट चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर 2 में कुछ नहीं है, हमने चैप्टर 2 जो है उसमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 है, उसका जो बैलेंस शीट का फॉर्म है वो कैसा होता है, ठीक है भाई। तो सुनना, आप ऊपर क्या लिखोगे, आप जब लिखते हो ना, तो आप लिखते हो स्केड्यूल। वैसे देखो आप, मैं पहले बता दूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने का नहीं आएगा, बट हाँ पता होना चाहिए। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका ऊपर लिखा होता है। लेफ्ट साइड में आप डालते हो कंपनी का नाम और नीचे लिखते हो बैलेंस शीट एज एट मतलब एज ऑन डेट, और डेट आपको पता है, डेट मैं नहीं बताऊंगा, डेट वही होगी आपकी 31 मार्च, और आगे जो भी 20x0 डाल रहा हूँ मैं कि आपका कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है भाई। ये होता है आपका फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर की अमाउंट, सबसे पहले आपकी करंट ईयर की अमाउंट आती है, फिर आती है प्रीवियस ईयर की, दोनों साल की आती है, पिछले साल की भी इस साल की भी। सबसे पहले इस साल की फिर पिछले साल की। क्यों आती है, सुन लो ध्यान से, इसलिए आती है क्योंकि
हम ये चीज़ें वैसे ज़्यादा जो होती है ना, ये होती हैं यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, प्लस आपका अमेरिका में। वहाँ पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करा जाता है ना भाई, तो वो करा जाता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को एक साथ कंपेयर करने के लिए करा जाता है, ठीक है। इसलिए ये वाला भी यानी करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर को भी हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है। देखो सुनो सुनो, आप जब 11th-12th में, 11th में, सॉरी 12th में तो नहीं, 11th में जब बैलेंस शीट बनाते हो, कहाँ जा रहा है भाई, ये आपका कैसे बनता है सर, ये हमारा जो बनता है, ये बनता है कहाँ, ये देखो हम बनाते हैं सर टी शेप बनाते हैं ना बैलेंस शीट, ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे हमारा एसेट्स होता है सर, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे तो बनता है। बट देखो कंपनीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज़ के केस में, जो कंपनीज़ के केस में, क्या बोला मैंने, कंपनीज़ के केस में जो आपकी बैलेंस शीट बनती है भाई, वो बनती है वर्टिकल। क्या बोला मैंने, रिपीट करो, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नहीं होती, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती है भाई, वो होती है आपकी वर्टिकल। क्या होती है, वर्टिकल। सबसे पहला आपका होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट समझाता हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। भाई लाइबिलिटी और एसेट तुम्हें पता है, इक्विटी का मतलब होता है भाई कैपिटल, और उसी को कंपनीज अकाउंट्स में इक्विटी बोला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर आपके देखो क्या होते हैं, ये जो है ना, ये जो ब्लैक से लिख रखे हैं, ब्लैक मैं इनको चेंज करता हूँ, ये जो है आपके, ये इन्हें बोला जाता है भाई मेजर हेड। क्या बोला जाता है, मेजर हेड। हेलो, ओके 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 यार, हाँ जी। तो आपका ये होता है आपका मेजर हेड, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी आपका, जितने ब्लैक पेन से लिखे हूँ सारे मेजर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम एच, ये सब का आपके होते हैं मेजर हेड, मेजर हेड, ठीक है जी। तो ये आपके मेजर हेड होते हैं। वैसे एसेट्स उसमें भी आपके दो होंगे, एसेट्स आपके एक नॉन करंट है और एक आपका करंट है, इन्हें बोलते हैं मेजर हेड। और जो इनके अंदर के होते हैं ना, ये सब इनको बोलते हैं सब हेड। सब हेड बोलो या माइनर हेड बोल लो, सब या माइनर चलता है, सब हेड या आपका होता है माइनर हेड, ठीक है भाई, पल्ले पड़ी बात, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इन्हें क्या बोलेंगे सर, इन्हें बोलेंगे सर ये तो सब हेड बोल लेंगे हम, या हम इनको बोल लेंगे माइनर हेड। चलिए सर बढ़िया। और सर जो ये दोनों होते हैं, इन दोनों का भी तो कुछ नाम होगा, नाम है सर, इनको बोलते हैं मेन हेड, मेन होते हैं ये, इन्हें बोलते हैं मेन हेड, इन्हें बोला जाता है, ठीक है भाई। फटाफट पढ़ लेते हैं। हमारे पास 4 मेजर हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आ रहा हूँ मैं, आ गया, ठीक है भाई। तो ये होते हैं हमारे 4। शेयर होल्डर फंड में आपका आता है शेयर कैपिटल, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसके अंदर आता है। अच्छा सुनते जाना बस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका, रिजर्व में आते हैं बहुत सारे कंपनी के रिटेन अर्निंग्स रखे होते हैं, अलग अलग नाम से रखे होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, है ना। ये सब तुम जो रिजर्व है ना, ये सब तुम टाइप पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, इसमें पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। दूसरा होता है सरप्लस, सरप्लस मतलब आपका प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट। तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। भाई ये 12th के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी बता दूं मैं कि जब कंपनी किसी को शेयर इशू करती है, तो जिस बंदे को कंपनी दे रही है ना शेयर, अगर उसमें उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, क्या बोला मैंने, जिस बंदे को कंपनी शेयर दे रही है, उस बंदे का अगर नाम लिख रखा है उस शेयर में, उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर उसमें उस बंदे का नाम नहीं लिख रखा है उस पीस ऑफ पेपर में, तो उसे बोलेंगे शेयर वारंट्स। पहले पड़ी बात। बाद में जो शेयर वारंट है ना भाई, ये शेयर कैपिटल ही बन जाता है, ठीक है, शेयर कैपिटल ही बन जाता है। तो अब यहाँ से हटा के इसके अमाउंट को यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब शेयर कैपिटल के अमाउंट में उसको ऐड करा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी क्लास 12th के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल में बता दूँ क्या होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो सबसे पहले जो पैसा बुलाती है कंपनी, वो होता है शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद बुलाती है शेयर अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। तो जब अब एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कंपनी ने पैसा बुलाया 27 मार्च को, ठीक है, इस दिन अपनी कंपनी ने बुलाया एप्लीकेशन। क्या बुलाया भाई, एप्लीकेशन, ठीक है सर समझ में आया। अब होता क्या है भाई, जिस दिन रूल क्या बोलता है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन का रिसीव हुआ आपको, जिस दिन आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ, आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ ऑन दिस डेट 27 अप्रैल को हुआ, सॉरी 27 मार्च को हुआ, तो वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब लगभग मान के चलो आपका 16 अप्रैल को आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा,
ठीक है भाई। अच्छा, अरे आ रहा हूँ मैं। शेयर्स को आपको अलॉट करना पड़ेगा। अब जब अलॉट करना है तो उसके बाद क्या होता है, अब खुद सोचो भाई। यहाँ पे 27 मार्च, अरे यार 27 हाँ, अब यहाँ पे खुद बताओ भाई, 16 अप्रैल यानी अलॉट करने से पहले तो आपका 31 मार्च आ गया ना, अकाउंट क्लोज करने का दिन आ गया है ना। तो उस दिन तुम्हारे पास एप्लीकेशन का पैसा है पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, तो इसीलिए तुम वो एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ पैसा होता है ना भाई, उसे तुम डालते कहाँ हो, इस वाले फिगर में, यानी इस हेड के अंदर डाल देते हो कि भाई देखो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है लेकिन अलॉट नहीं करा अभी, क्योंकि बीच में 31 मार्च आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका दूसरा वाला। तीसरा अगर मैं बात करूँ, इसे हटाता हूँ यार, खिचड़ी बन गई यहाँ पे तो। अच्छा, पढ़ते जाओ। तीसरा आपका होता है, तीसरा होता है आपका ये वाला, यार इसको मैं मिटाई देता हूँ। तीसरा जो आपका होता है, ये होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, इसमें कुछ समझाने जैसे यानी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, और एक होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तुम्हारे लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ मैं कि जब तुम्हारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से। अकाउंटिंग इनकम मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे अकॉर्डिंग, और टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे आपका होता है करंट लाइबिलिटी। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में दो चीज़ आती हैं, बिल्स पेबल तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, और क्रेडिटर्स तुमने भी अच्छे से पढ़ रखा है, दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। फिर आपका अदर करंट लाइबिलिटी से होता है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट में दो आपके मेजर हेड होते हैं, आपका एक नॉन करंट और एक करंट। पहले करंट की बात कर लेते हैं। करंट में आपका आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और अदर करंट एसेट्स। भाई करंट इन्वेस्टमेंट वही होता है कि आपने मार्केट में 3 महीने 4 महीने के लिए, यानी लगभग 6 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगला इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है आपका। ठीक है सर। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है सर, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर, हाँ, दो चीज़ों को मिला के आपका बनता है ट्रेड रिसीवेबल। अगला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब होता है भाई तुम्हारे कैश इन हैंड। इसमें दो चीज़ आती हैं, एक आता है तुम्हारा कैश इन हैंड, मतलब तुम्हारे जेब में, पर्स में, तुम्हारे गले में कितना पैसा पड़ा है, उसे बोलते हैं कैश इन हैंड। दूसरा होता है बैंक बैलेंस, तुम्हारे खाते में कितना पैसा। खाते की बात करूँ तो करंट अकाउंट में। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, करंट अकाउंट, याद रखना करंट अकाउंट होता है। अगला होता है शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, तुमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस दे रखा है। और अगला होता है अदर करंट एसेट। अदर करंट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने पहले से कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर रखा है ना, वो आपका अदर करंट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। फिर बात करें नॉन करंट की, तो इसमें आपको देखो एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर भी 4 चीज़ें होती है। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, जिन्हें आप देख सकते हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, लैंड वगैरह। और इंटेंजिबल जिन्हें आप नहीं देख सकते हो बट यू कैन फील, जिनकी वैल्यू होती है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब होता है ना, इन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। तीसरा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये इसी का पार्ट होता है टेंजिबल का। क्यों सर, आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, बने नहीं, आधी बन रही है, मतलब आधी बन चुकी है, तो वो आपका टेंजिबल में नहीं आएगा, वो आएगा अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है काम, बाद में हालांकि वो टेंजिबल में ऐड हो जाती है। और सेम ऐसी फोर्थ वाला है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, कि आपका कोई इंटेंजिबल बन रहा है, बना नहीं है, बन जाता तो इसके अंदर आता, लेकिन बन रहा है तो अंडर डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक, तो ये होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा जो आपका सब हेड बोले, माइनर हेड बोले, वो होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। और लास्ट है आपका ये वाला डेफर टैक्स एसेट, ये उल्टा होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी का। जब आपकी अकाउंटिंग इनकम कम होती है टैक्सेबल इनकम से, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग ये डेफर टैक्स एसेट्स। ठीक है भाई, डेफर टैक्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ब्रॉड मैंने बता दिया कि भाई बच्चे को पता है। ठीक है भाई, मेरे से पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2, SOPL की बात करते हैं। उसका फॉर्मेट ये होता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इसका सेम डिटो फॉर्मेट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपकी सेल्स, इसमें अदर इनकम को ऐड करो तो आपका आता है टोटल रेवेन्यू। इसमें से आप इन सबको माइनस करते हो, क्या करते हो, माइनस, यानी अपने एक्सपेंसेस को। ये जो लिख रखे हैं ये एक्सपेंसेस, इससे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो, तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स हटाओगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, बस आपका निकल गया। और जो यही भाई जो आपका सुनो जो यही तुम्हारा प्रॉफिट होता है ना भाई, ये तुम्हारा प्रॉफिट ना, ये वही प्रॉफिट होता है जो यहाँ पे तुमने सरप्लस में लिखा होता है, ये लिखा होता है सरप्लस में। तो भाई ऐसे पढ़ना आना चाहिए आपको बैलेंस शीट स्टेटमेंट को। ये जो प्रॉफिट लिखा होता है ये आपका सरप्लस के अंदर वाला प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं फटाफट से एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसका खर्चा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, भाई तुमने क्या करा, सीधा किसी कंपनी से अपने दुकान में, जो तुम्हारा शोरूम है, तुमने वहाँ पे कोई सामान मंगा लिया बेचने के लिए, बनाया नहीं, मंगा लिया,
सीधा आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आता है वो। अगला आता है स्टेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। तुम्हारे पास तुम्हारी फैक्ट्री में, गोडाउन में, शोरूम में जो भी माल पड़ा हुआ है, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो, फिनिश गुड्स हो या आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो, तुमने उसकी इन्वेंट्री में कुछ चेंज वेंज करा, भाई कुछ ख़राब हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन में फूट गया, उसको हटाया, तो उसका खर्चा इसमें आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, भाई अपने एम्प्लॉय को जो भी दिया, सैलरी दी, जो मर्जी दी थी, उसी में आता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन सबको पता है। फिक्स टेंजिबल एसेट्स में जो वैल्यू गिरती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनमें जो वैल्यू गिरती है उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अगला आता है फाइनेंस कॉस्ट। भाई फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कंपनी ने शेयर इशू करे, डिवेंचर इशू करे या लोन ले लिया, तो भाई इंटरेस्ट का खर्चा लगता है, वो आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, जो मैं देखो लिख नहीं रहा एग्जाम्पल, बट मैं जो एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना, वही आपके लिए रेलिवेंट है, उससे आपको ऊपर नहीं देखना है। अगला है आपका अदर एक्सपेंसेस। भाई अदर बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं कि कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंस करे, कभी किसी ने को ठोक दिया, किसी को गोली मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लाना फलाना, तो वो सब अदर में आता है। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर के 1 2 3 4 5 6 जो 6 हेड है ना, इनके अंदर कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा है, उसको डाल दो अदर एक्सपेंस के अंदर। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा SOPL बैलेंस शीट सब खत्म हो गया। इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है 12वां, आइटम्स अंडर मेजर हेड माइनर हेड, ये तुम खुद से पढ़ोगे भाई, खुद से पढ़ोगे बिल्कुल, मैं पढ़ाने जैसा नहीं है, फालतू वीडियो को लंबा करके फ़ायदा नहीं है, इसको तुम खुद से पढ़ोगे। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके सारे के सारे, इनको पढ़ना है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक, तो इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कर दिया ख़त्म। चैप्टर नंबर 2 आपका ना चैप्टर 1 का ही आपका फर्दर प्रोसीड है। क्या है मतलब, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हमने कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज ले लिया। हाँ जी, उसके बाद अब हम जानेंगे चैप्टर 2 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करा जाता है, कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो आइए भाई, इसमें हमारे पास देखो, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई सिर्फ हमारे पास इसमें 7 हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है, 7 टॉपिक पढ़ने, चैप्टर ख़त्म। तो आओ जी, सबसे पहला है तुम्हारा मीनिंग, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब क्या होता है इसका, ये रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीन्स to analyze the complex data in present and present it in a simple and understandable way। मतलब हमने क्या करा, हमने जर्नल एंट्री करी, देन लेजर पोस्टिंग करी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद हमने उन्हीं सब चीज़ सुनो तुम्हारे पास ना, देखो भाई मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 चीज़। हाँ जी सर, 2 चीज़ होती है। अब हम इनको जिस फॉर्मेट पे देख रहे होते हैं ना भाई, ये एक्चुअली वो फॉर्मेट होता है कब, भाई एंट्री मारने के बाद, पोस्टिंग करने के बाद और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद, है ना। तो कोई बंदा अगर एंट्री देखेगा, लेजर पोस्टिंग देखेगा, ट्रायल बैलेंस देखेगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ, छोटी कंपनी तो अलग बात है, अब बड़ी कंपनी है मान लो, तो उसमें कम से कम भाई थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स तो होंगी। फिर उनका क्या बनाएगा वो, लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, तो भाई वो देखना काफ़ी ज़्यादा क्या, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, किसी को समझ में नहीं आता है वो। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना जितना भी हमने जो भी हमने अकाउंटिंग प्रोसेस करी होती है, यानी लेजर आपका जो पहला जर्नल, देन लेजर, देन हमारा ट्रायल बैलेंस, उनको हम मैं बोलूँ एक समराइज्ड फॉर्म में निकालते हैं, बैलेंस शीट SOPL की फॉर्म में। ठीक है जी, हाँ जी। सो उसने वही लिख रखा है, क्या बोला मैंने कि इट मीन्स टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा एंड प्रेजेंट इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। उसको कुछ ऐसे मैनर में बनाना कि हम उसको समझ सकें और वो हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक, ओके। उसके बाद जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उसका मेन फीचर क्या होता है मेन फीचर कि हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहला, इट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, टू क्लासीफाई आइटम ऑफ स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट ग्रुप। ऑब्वियसली बात है ना, हम जो बैलेंस शीट के आइटम्स होती हैं, मतलब वही एलिमेंट्स, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इनको हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। हाँ सर, बांटते तो हैं, कैसे सर, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अभी हमने भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और बताओ सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा था। हाँ सर, उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, सर हमने जो चौथा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये हमने किस ग्रुप के अंदर पढ़ा, सर हमने पढ़ा सर याद नहीं आ रहा भाई, तो याद करो ना, याद करो भाई,
क्यों फालतू में तुम ये सोच रहे हो कि हमें ये वीडियो देख के याद होगा? भाई याद करना पड़ेगा भाई, बार-बार उसको मेमोराइज़ करो तब जाके तुम्हारे दिमाग में बैठेगा वो, ठीक है? तो ये जो 4 चीज़ें मैंने नाम लिया ये होता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, किसके अंदर होता है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो ऐसे-ऐसे हम अलग-अलग ग्रुप बनाते हैं, भाई ग्रुप बनाते हैं ना, हमने शेयर होल्डर फंड का बनाया, हमने नॉन करंट असेट्स का बनाया, हमने करंट असेट्स का बनाया, हमने करंट लायबिलिटीज़ का बनाया और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का बनाया, ठीक है? तो ये 2 हो गया। अगला है टू मेक अ कंपैरिजन टू ड्रॉ कंक्लूजन। भाई सिंपल सी बात है ना, हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को शो करते हैं, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना है। पिछले साल कितना हमारे पास कैश था, इस साल कितना है। पिछले साल कितने एसेट्स थे, अभी कितने हैं। पिछले साल कितनी लायबिलिटी थी, अभी कितनी है। पिछले साल कितना हमारा इक्विटी था, अभी कितना है। पल्ले पड़ी बात? तो ये होते हैं मेन फीचर, ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, जो हम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे देखना, तुम्हारी किताब में शायद दे रखे होंगे 2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पर मैं अगर बताऊं, हमारे पास होते हैं बेसिकली 4, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैं बात करूं एक्सटर्नल की भाई, तो एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है, ये कौन करता है? आउटसाइडर्स करते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? व्हाट डिड आई से? मैंने बोला द स्टेटमेंट इज़ मेड बाय द आउटसाइडर ऑफ द कंपनी। इसको सर कौन करता है? सर मतलब भाई सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का हिंदी में मतलब बताऊँ ना, तो हमने जो भी अपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, इनको पढ़ता कौन है? बस। क्या बोला मैंने सर? पढ़ता कौन है और कैसे पढ़ता है, बस यही होता है इसका मतलब। तो उसको कौन करता है? एक्सटर्नल में करता है आउटसाइडर। अब आउटसाइडर में कौन कौन से होंगे सर? इन्वेस्टर, हाँ जी सर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी और रिसर्चर्स होंगे, ठीक है सर? पहले पड़ी बात, ठीक है। अगला होता है इंटरनल। तो सर ये कौन होता है? द एनालिसिस मेड बाय द पर्सन हु हैव एक्सेस फॉर द डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ये जो इंटरनल एनालिसिस होता है ना, ये वो लोग करते हैं जिनके पास कंपनी की फुल रिकॉर्ड्स की डिटेल होती है। मतलब सर कौन होंगे? सर 2 लोग हो सकते हैं, तो वैसे तो काफ़ी हो सकते हैं, बट आप 2 का अच्छा एग्जांपल दे सकते हो सर। एक होता है मैनेजमेंट, जो कंपनी चला रहे हैं, उसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, आपका कंपनी का सीईओ होगा, सीएफओ होगा, सीटीओ होगा, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, जितने भी होंगे ना, वो सब के सब आपके होते हैं कौन? मैनेजमेंट के आते हैं। प्लस सर एम्प्लॉयज़, उनके पास तो कंपनी के रिकॉर्ड की डिटेल होती है ना, तो वो आपका होता है। इसने लिखा भी है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनालिसिस इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग अ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन। भाई जब कंपनी के मैनेजमेंट्स, कंपनी के मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर, सब इन सब मैनेजर्स को जब पता होगा कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में, तभी तो वो अच्छे से डिसीजन बना पाएंगे। बिल्कुल सर बना पाएंगे। तो ये आपके 2 खत्म हो गए, ठीक है। तीसरा बात करते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस। इसे बोला जाता है डायनेमिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नंबर ईयर इज एनालाइज्ड। इट इज अ टाइम सीरीज और अ ट्रेंड एनालिसिस, फिगर्स और 2 और मोर ईयर कंपेयर्ड एंड हेल्प द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई देखो, हॉरिजेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप ना कंपनी के पिछले साल और कंपनी का करंट ईयर, मतलब सबसे पहले कंपनी का करंट ईयर होगा, है ना, जिस समय कंपनी का तुम एसओपीएल बोले बैलेंस शीट बना रहे हो, यानी खुद सुनो, आप कंपनी के करंट ईयर के जितने भी आपने स्टेटमेंट बनाए, जैसे सर बैलेंस शीट बनाई, हाँ जी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, हाँ सर हमने अकाउंटिंग रेशियोज़ की पूरी डिटेल बनाई, ठीक है सर, हमने एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है। तो ये आपने बनाया आपने करंट ईयर का। अब सेम यही आप इन्हीं सबको कंपेयर करोगे पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर हो, उससे भी पिछला हो, और पिछला हो, और पिछला हो, उन सबसे कंपेयर करते आपको पता चलेगा कि आप पहले ग्रो कर रहे थे, कैसे ग्रो कर रहे थे, या अब ग्रो कर रहे हो, क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो भाई? जब हम क्या करते हैं, बोलो सर, जब हम 2 से ज़्यादा ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। भाई आई होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट, ठीक है सर? अच्छा, चौथा और आखिरी होता है वर्टिकल एनालिसिस। सर ये क्या होता है? सुनना, इट इज़ नोन एज ए स्टैटिक एनालिसिस या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है? इसमें ना हम एनालाइज तो करते हैं, बट किसका करते हैं? सिंगल ईयर का या पर्टिकुलर डेट का करा जाता है, ठीक है। तो द आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस एट अ परसेंटेज ऑफ टोटल, जिसे 100 माना जाता है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को कॉमन साइज स्टेटमेंट बोला जाता है। सिंपल सी बात है, वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है तुम ना सिर्फ करंट ईयर को ही देख रहे होते हो। क्या बोला सर हमने? सर हमने बोला हम प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है,
वर्टिकल एनालाइसिस में हम सिर्फ करंट ईयर की हमने सब कुछ निकाला, हाँ सर हमने सब कुछ करंट ईयर में देखा, तो करंट ईयर को ही हम देख रहे होते हैं। हम देखते पता क्या है, सुनो, हम देखते क्या है, हम ना जो हमारा मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं, 2 चीज़ें देखनी है, एक एसओपीएल और एक बैलेंस शीट। हम बोलते हैं जो हमारी बैलेंस शीट का टोटल है ना, क्या बोला हमने सर, टोटल, तो टोटल 2 होंगे और दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर बात तो सही है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ का जो टोटल है वो एसेट्स के इक्वल होगा, भाई ऑब्वियस सी बात इक्वल ही होगा। तो जो हमारा टोटल होता है ना, हम उस टोटल को मानते हैं 100%। बोलो बोलो बोलो, कितनी इक्वल मानते हैं, 100% टोटल है, ठीक है। अभी उस टोटल के साथ हम अपनी सारी आइटम को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने बोला सर बैलेंस शीट का टोटल है 100%, ठीक है, तो मैंने बोला इस टोटल का यानी इस 100% का ना जो नॉन करंट एसेट्स है वो कितना है, वो कितना परसेंट है, हाँ ठीक है। फिर मैंने बोला सर जो करंट एसेट्स है वो कितना परसेंट है, या नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, या आपका शेयर होल्डर फंड, ये कितना कितना परसेंट है इस 100% में से। हो सकता है ना 100% में से आपका 30% करंट लाइबिलिटी हो, 10% आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो, है ना, तो कितना हो गया, 30 से 10 40, और 100 में 40 को हटाओ तो कितना आता है, 60 आता है। 60 आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होंगी, सॉरी लाइबिलिटीज इक्विटी होगा आपका, यानी शेयर होल्डर फंड होगा, ठीक है, पहले बड़ी बात। तो इसमें हम क्या बोला मैंने, बैलेंस शीट का टोटल को मानते हैं 100, और दूसरा क्या होता है एसओपीएल। तो एसओपीएल का टोटल नहीं आता कभी, देखना एसओपीएल का टोटल नहीं आता, एसओपीएल का जो आंसर आता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, तो टोटल नहीं आता। तो सर यहाँ पे हम किसे मानेंगे, यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, मतलब सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है, उससे 100 मानते हैं, और उसी के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, 100% है, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो इस 100% का कितना है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इस 100% का कितना है, पहले बड़ी बात, ठीक है भाई। तो ऐसे होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मैंने जो बताया तुम्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, इन्हीं दोनों के हमारे पास सेपरेट सेपरेट चैप्टर हैं, तो भाई दिमाग में रखना। हॉरिजॉन्टल एनालाइज का मतलब है आपका कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, और वर्टिकल एनालाइज का मतलब होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट दे रखा है इंट्रा फर्म एनालिसिस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज़ ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, इसे बोलते हैं टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस। भाई सिंपल सी बात है, इंट्रा फर्म एनालिसिस का मतलब भी आपका हॉरिजॉन्टल ही होता है, क्योंकि इसमें भी हम सेम कंपनी के करंट ईयर के साथ साथ पिछले पिछले प्रीवियस ईयर्स कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो गया, मैंने देखो नंबर डाल रखे, नंबर वाइज पढ़ना। और अगला आपका इंटर फर्म है, तो भाई इंटर फर्म का मतलब होता है आपका वर्टिकल, तो फालतू नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, पहले बड़ी बात, देखो इसने लिखा भी है इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस फॉर अ सेम अकाउंटिंग पीरियड। भाई देखो, अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, अगर मैंने बोला डिफरेंट एपीज एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड की बात करेंगे तो भाई हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा। लेकिन मैंने बोला अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड है, क्या है भाई, सेम अकाउंटिंग पीरियड है, तो वर्टिकल एनालिसिस होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं इंट्रा फर्म, क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म, TRA इंट्रा फर्म। वर्टिकल को हम बोलते हैं इंटर फर्म, पहले पड़ी बात, ठीक है। चौथा है आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई फटाफट पढ़ लेते हैं कि भाई इट टू मेजर द कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, भाई कंपनी की बताता है प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट कमा रही है कितना नहीं कमा रही है। अगला टू मेजर द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी में जितने कंपनी की लाइबिलिटी है ना, क्या उन लाइबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। क्या बोला मैंने, लिखा भी है इसने, देखो ये रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज हेल्प टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज इन अ पोजीशन, यानी कंपनी इस लायक है टू पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉट, कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो कंपनी के, देखो तो यहाँ से आप तुम इक्वेशन बना सकते हो, देखो इसी को बोलते हैं समझना। मैंने बोला कि जो कंपनी का कैश है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, लाइबिलिटीज से। अरे हाँ या ना, हेलो, पहले पढ़ रही बात, तो इसे बोलते हैं एनालाइज करना, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव का मतलब तो यही है ना कि कैश हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और कम है तो कंपनी की सॉल्वेंसी कम है, ठीक है सर। तीसरा, मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या लाइबिलिटी दिख रही है ज़्यादा या एसेट है। अगर एसेट है अच्छी बात है, लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, है ना। तो लिखा है इसने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प टू फाइंड आउट वेदर बिजनेस इन अ पोजीशन मीट ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और नॉट। जितनी भी
पैसों की ज़रूरत कंपनी को है, क्या कंपनी इसे सफिशिएंट अच्छे तरीके से बिना लोन के या बिना लायबिलिटी के पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या ठीक है भाई। तो इसे बोलते हो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगला, टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। ऑब्वियसली बात है, तुम कंपैरेटिव साइज बनाते हो, तुम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो, तो उससे तुम कंपेयर कर सकते हो ना, तो वही उसका ऑब्जेक्टिव है। अगला, टू मेजर अ कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। भाई तुम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हो तुम उसमें ये भी तो शो करते हो कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट कितना दे रही है, डिविडेंड कितना दे रही है ना। तो अब सुनो सुनो सुनो, कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रही है, ये इससे ये बात पता चलती है कि कंपनी ने लोन कितना ले रखा है या कंपनी ने डिबेंचर कितने इशू कर रखे हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है सर। और डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। डिविडेंड कहाँ से बढ़ता है, डिविडेंड बढ़ता तो प्रॉफिट से है ना। तो बस खत्म बात, वो तो क्या। तो इससे भाई ये बात पता चलती है कंपनी की कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, कम डिविडेंड दे रही है या डिविडेंड दे ही नहीं रही है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ने क्या करा होगा, या तो लोन ज़्यादा होगा या उसकी डिबेंचर ज़्यादा होंगे, मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा होंगी। पहले बड़ी बात, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पाँचवा, कि आप जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाजा बजा रहे हो इस बात का, सर इसे कौन कौन सी पार्टी देखती है, कौन सी पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होती है। भाई मैनेजमेंट को ये चाहिए, हाँ सर। इन्वेस्टर को चाहिए कि भाई वो कौन सा डिसीजन ले सके। गवर्नमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक वगैरह है ना, उनके लिए ये चाहिए, और एम्प्लॉयज़ के लिए, और टैक्स अथॉरिटीज़ के। टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करूँ मैं तो यहाँ पे होता है आपका CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है यानी इनकम टैक्स वाला, और CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है भाई। तो ये GST VST के लिए भी होता है, मैंने को लिखा भी है GST एंड इनकम टैक्स। ठीक है सर। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब 6 बात करते हैं कि सर हर चीज़ से देखो भाई, जैसे दिन होती है वैसे रात भी होती है, जैसे कॉइन होता है उसका हेड भी होता है टेल भी होता है, हर चीज़ का दो फेस होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सेम ऐसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती है ना भाई, उसके लिमिटेशंस भी होंगी कुछ। सर लिमिटेशन है तो क्या है, पहला है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि देखो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं अपनी मार्केट में ना अच्छी पोजीशन को बताने के लिए, कंपनी वाले वो क्या बोलते हैं अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि जो प्रॉफिट है ना, यानी जो फाइनेंशियल जो तुमने रिकॉर्ड बना रखे, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सब जो भी है तुम्हारा सारी अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें तुम क्या करते हो, अपनी जो भी वैल्यू होती है, स्टॉक की वैल्यू हो, प्रॉफिट की वैल्यू हो, वो आप बढ़ा के दिखाते हो। तुम खुद सोचो, तुमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है कि जब आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना भाई, तो आपका प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज़ होने लग जाता है, आपका सेल बढ़ता है, आपका क्या होता है, आपका आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है ना। तो यही चीज़ें जब आप लोग एज़ पर रिकॉर्ड नहीं करते हो, अपनी मर्ज़ी से करते हो। मैंने बोला आपकी सेल थी 10 लाख, आपने दिखा दी 15 लाख या 20 लाख, 25 लाख दिखा दिया आपने सेल। और ज़्यादातर जो मैनिपुलेशन होता है वो सेल में होता है। बताओ क्यों होता है सेल में? सर क्योंकि सेल में अगर हमने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, सारे के सारे लोग तो जब सेल करते हैं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चेक से करते हैं बड़ी पेमेंट, कुछ करते हैं गूगल पे से। अरे हेलो, समझ में आ रहा है भाई, है ना। तो कुछ करते हैं गूगल पे से, यानी कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कुछ चेक देते हैं। आधे से ज़्यादा लोग करते हैं कैश में। सेल जो होती है दुकानदारों की आधी तो कैश में होती है, और कैश का रिकॉर्ड नहीं रख सकते तुम। मतलब कैश में है तो कैश का तुम रिकॉर्ड नहीं रखते, उसको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, कम ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकते हो। इसीलिए जो पहला लिमिटेशन है वो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है क्या, ओवर वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक, या ओवर वैल्यू योर क्या भाई, ऑब्वियसली बात है, या तो सेल ओवर वैल्यू कर दो, या अपना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दो, या फिर भाई कुछ फर्म क्या होती हैं परचेज़ ही अपनी कम कर देती हैं कि भाई हमारी परचेज़ कम हुई है। तो परचेज़ कम हुई होती हैं तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ के दिखता है। ठीक है भाई। तो ये होता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अगला होता है डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। भाई होता क्या है, तुमने कोई रिकॉर्ड करी एक साल पहले, ठीक है, तुमने कोई रिकॉर्ड करा 1 साल पहले, उस समय प्राइस कुछ और था, और 1 साल बाद यानी तुमने अप्रैल में रिकॉर्ड करी कोई चीज़ और मार्च में तुम अकाउंट क्लोज कर रहे हो, मार्च में आके जो तुमने पहले रिकॉर्ड करी थी अप्रैल में उसका प्राइस चेंज हो गया, तो हो सकता है ना भाई प्राइस चेंज हो गया हो तो क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो रिकॉर्ड करना होता है जो हो चुका होता है। मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर 1 में, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो पहले से हो चुका होता है वही तो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे
देखो लिखा भी है, फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। अभी क्या प्राइस लेवल चल रहा है उसका हम इसमें शो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हो चुकी होती है चीज़ वो हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, है ना। ठीक है, अगला है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। भाई फोरकास्टिंग कैन नॉट बी डन ऑन अ बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड एज अ मॉडर्न बिजनेस फास्ट एंड चेंजिंग। तुम्हें पता है, तुमने अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स में, सॉरी बिजनेस स्टडीज़ में आपने चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ा है कि जो आपका बिजनेस होता है वो आपका फास्ट चेंजिंग है, वो डायनामिक है, वो कोई भी चेंज हो सकता है। तो उसके लिए जो फोरकास्ट है, हम फोरकास्ट अच्छे से बना नहीं सकते, यानी ऑब्वियस बात है फोरकास्ट उसके लिए हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। मतलब कहने का ये मतलब है डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग का मतलब है कि आपका अभी जो बिज़नेस चल रहा है, आपने बोला यार अभी तो अच्छी सेल हुई यार, मैंने अपना रिकॉर्ड चेक करा, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा तो यार रिकॉर्ड तो एकदम बोलो पीक में चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड चल रहा है। मेरी अभी जो है 1 महीने की सेल मान के चलो वो थी 30 लाख रुपीज़ की। कितने की हो रही? 30 लाख रुपीज़ की। और ऐसी ऐसी करके ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ऐसा लोग सोचते हैं भाई कि अगर 30 लाख की मेरी सेल है तो ये आगे बढ़ेगी। क्या हो अगर उस गुड्स की डिमांड ही कम हो जाए? भाई तो सेल बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ही नहीं है तो घटेगी घटेगी ना, हाँ या ना? भाई इकोनॉमिक भी तुमने पढ़ी है ना अच्छे से, तो बस डिमांड सप्लाई तुमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है। भाई वही बात है, अगर आपका पिछला ईयर प्रॉफिटेबल था, क्या गारंटी है कि ये वाला ईयर भी तुम्हारा प्रॉफिटेबल होगा या आने वाला ईयर भी तुम्हारा प्रॉफिटेबल होगा? तो भाई फोरकास्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, इसीलिए तो लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। अगला लैक ऑफ क्वालिटेटिव, अगला है लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब भाई हम जो बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स, जिन्हें हम मनी में वैसे मॉनीज बोलते हैं इनको, बिजनेस के टर्म इसको मॉनीज बोला जाता है। अगर हम जिन आइटम्स को, जिन चीज़ को हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं ना। लेकिन बिजनेस की मान लो रेपुटेशन है, ये मैनेजमेंट का काम करने का तरीका है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी है, यार ये सब तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इनको तो हम मनी के टर्म में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, तो क्या इनकी वैल्यू ऐड होती है? सर वैल्यू तो ऐड नहीं होती, हमें तो वैल्यू भी नहीं पता होती। इसीलिए आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना भाई, यानी क्वालिटी क्या है, कोई मैनेजमेंट का कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मोटिवेट होकर काम कर रहा है, कोई 10 लोगों को मोटिवेट कर रहा है तो वो सब काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना भाई। इसीलिए लिमिटेशन है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर सकते। अगला है इफेक्ट ऑफ अ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हर जगह। क्या होता है, आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो उसको बनाने वाला अलग बंदा होगा। मतलब वही सेम एग्जांपल डेप्रिसिएशन वाला ले लो ना, किसी ने मान के चलो, मालूम मेरी कंपनी, मेरी इंडस्ट्री है, उसने लगाया WDV मेथड, ठीक है, और कोई दूसरे बंदे की इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसने लगाया SLM मेथड। दोनों का भाई पर्सनल बायस हो गया कि उसने वो लगाया, उसने वो लगाया, तो ये लिमिटेशन होती है भाई। क्योंकि हालांकि मेथड सारे दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वरी करता है कि भाई एक ने ये करा, फिर उसने वो करा, अलग अलग चेंज करा ना उसने। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या जो उनके फिगर्स होते हैं वो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली वो इंडस्ट्री वाइज चेंज होते हैं। हर किसी की पर्सनल एबिलिटी में डिपेंड करता है, कोई SLM लगा रहा है, कोई WDV लगा रहा है, ठीक है, तो उस वजह से वो चेंज होता है। तो 6th वाला भी हमने कर दिया, और आखिरी टॉपिक है ये वाला, ये देखो मैंने हाथ से लिखा रखा है ये कि यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तुम एनालाइज तो कर रहे हो, ठीक है सर, तो सर ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर दिया, तो एनालाइज करने के बाद आप क्या समझ में आया आपको? मतलब आपके पल्ले क्या पड़ा, आपको क्या लगता है? सर हम इसको पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सर डिसीजन मेकिंग के लिए? हाँ जी सर। तो कौन कौन से डिसीजन कर सकते हो सर? देखो पहला है आपका, हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, हाँ, डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजर्स अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं कंपनी की पोजीशन देख के, और क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं। क्रेडिट डिसीजन का मतलब होता है यार कि कंपनी की इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। जो और बाहर के लोग हैं ना, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस, तुमने मैं बताऊँ जो बिज़नेस होता है, तो इकोनॉमिक्स में शायद अभी नहीं है तुम्हारे पास, मुझे लगता है 12th में नहीं है वो। जो इकोनॉमिक्स में आपका बिज़नेस का या इकोनॉमी का ही बोलूँ मैं, लेवल होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं आपके स्टार्टिंग फेज़ होता है, फिर वो ऐसी ग्रो करता है, फिर डिक्लाइनिंग में होता है, तो ऐसे-ऐसे फेज़ आते रहते हैं। भाई देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, आपका ये बिज़नेस मान के चलो, कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ, ऐसा तो है नहीं कि वो स्टार्ट हो ये आपका है, ये देखो
तो ऐसा तो है नहीं कि बिज़नेस ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। भाई ऐसे तो होता है, ये देखो कभी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो भाई ऐसे तो होता है, अप डाउन्स, अप एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना भाई। तो वही अप्स एंड डाउन्स को देखने के लिए ही हम क्या करते हैं, दिस यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो लिखा भी है फॉर एस्टिमेटिंग अ ट्रेंड ऑफ बिजनेस। हमें पता होना चाहिए, हमें पता चलता है भाई कि बिज़नेस का क्या लेवल है, पिछले साल कैसा था, अब कैसा है, मिड ईयर में कैसा हो गया, क्वार्टर के ख़त्म होते होते कैसा हुआ। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के एनालाइज को पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इसी के साथ भाई हमने चैप्टर 1 और 2 अच्छे से कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब सुनो सुनो सुनो, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, सुनो ध्यान से सुनो। इसके बाद अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, जो मैं अगला वीडियो डालूंगा वो होगा चैप्टर 1 एंड ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 40-45 मिनट का होगा, फटाफट फटाफट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, देखो इसके बाद ना तुम क्या करोगे, चैप्टर 1 और 2 खुद से पढ़ोगे एक बार, और उसके बाद तुम्हारी किताब में ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, सुनो ध्यान से हैं, बिल्कुल कान खोल के सुनो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन, सारे नहीं करने भाई, सारे नहीं करने। सीबीएसई में जो पूछे हुए क्वेश्चन है ना, उनको मार्क करो, उनको मार्क करो भाई कि ये सर्कल है, इस पर करना है, इस सर्कल कर दो उनको, या स्टार मार्क कर लो, तो वो आपको सॉल्व करना है। क्योंकि जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं, देखो ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे तो मैं सीबीएसई वाले क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो नहीं करवा सकता, बट मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली जितने ज़्यादा हो सकें क्वेश्चंस कम से कम टाइम में कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये तुम्हें भी करना है, और मैं तो खैर वीडियो लेकर आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है, पर वीडियो के भरोसे ही मत रहना। मैं पहले बता दूँ, अकाउंट्स में तुम चाहे कितने भी एक्सपर्ट से पढ़ लो, कितने भी अच्छे इंसान से पढ़ लो, अच्छे मतलब इन अ सेंस कितने भी एक्सपर्ट बंदे से पढ़ लो जो अकाउंट्स में एकदम एक्सपर्ट होगा, लेकिन भाई जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा।